नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। पोर्टल के बाद गृह मंत्रालय सीएए आवेदकों के लिए जल्द शुरू करेगा हेल्पलाइन। सीएए आवेदक देश में कहीं से भी मुफ्त कॉल कर ले सकेंगे नए कानून से संबंधित जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीएए लागू करना राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय हित का फैसला। उत्तराखंड यूसीसी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को दी मंजूरी। अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी के कानून बनने का रास्ता हो जाएगा साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के तहत बांटेंगे लोन। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त गलियारे की रखेंगी आधारशिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजनाओं के 2 गलियारों को दी मंजूरी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से संबंधित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते पर लगी मुहर। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति को दिलवाएंगे आज शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च को किया था राज्यसभा के लिए मनोनीत। पोर्टल के बाद गृह मंत्रालय सीएए आवेदकों के लिए जल्द ही हेल्पलाइन शुरू करने वाला है। जी हां, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आवेदकों की सहायता के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि सीएए आवेदक देश में कहीं से भी मुफ्त कॉल कर सकेंगे और नए कानून से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। मंत्रालय ने सोमवार को सीएए के तहत नियमों को अधिसूचित किया था। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए लागू करना राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, 2ym दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व में, 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है।
जिसके बाद उत्तराखंड सरकार अब एक अधिसूचना जारी करेगी और ये हिमालय राज्य एक कानून लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी एक्ट लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर्स सहित 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब से गरीब कामगारों के जीवन में खुशियां भरी हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्त्री शक्ति भी शामिल है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर्स की आधारशिला भी रखने वाले हैं। ये कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक हैं। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक के लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात की भीड़ को और भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। मैं रायसेन को एक बेहतर शहर में देखना चाहती हूँ। मेरा नाम सुशीला बाई है। मैं रायसेन की रहने वाली हूँ। मैं ये बांस का काम करती हूँ, सूपे डलिए बनाने का। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। पहले तो बुरे ही दिन देखता है इंसान जब गरीबी रहती है तो ऐसा लगता था कि ऐसा कौन सा दिन आएगा क्योंकि अपन भी दूसरे लोगों की तरह थोड़े अच्छे से रह सकें। पहले तो नहीं था कुछ सरकारी योजनाएं, कुछ भी नहीं थी। अभी 10-1 साल से ये सरकारी योजनाएं चल रही हैं मोदी जी की तरफ से। तो ये स्वनिधि योजना चल गई, इसमें 10,000 का लोन हुआ। जैसे बढ़ते बढ़ते अब निजी अपना खुद का धंधा हो गया, उसे चला रहे हैं। खुद अपने आप से अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहा है और अपना कारोबार भी कर रहा है। जो महिलाओं को रोजगार पता नहीं है, जो घर में से नहीं निकलती हैं, अपन उनके घर जाते हैं। लोग देखेंगे, समझेंगे तो उनके दिमाग में भी ये आएगा कि आज ये इस कारोबार में आके इसने अपने घर को अच्छा कर लिया, परिवार को अच्छा कर लिया, तो हम भी क्यों ना करें ऐसा। लोगों की सोच बदलना है। जैसे एक मोहल्ला बेहतर बना तो एक शहर बेहतर बन जाता है। तो जब एक शहर अच्छा होगा तो एक शहर को देख के बाकी दूसरा शहर बेहतर होगा, उसको देख के पूरा देश बेहतर होगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ही दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 2 गलियारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दोनों गलियारों की कुल लागत 8,400 करोड़ रुपए के लगभग होगी। इसका खर्च केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां उठाएंगी। लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक मेट्रो लाइन 8.3 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 8 स्टेशन होंगे। ये सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वॉयलेट लाइंस को जोड़ने वाली है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन का विस्तार करके इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। इसमें 10 स्टेशन होंगे और ये रेड, येलो, मैजेंटा, वॉयलेट, ब्लू और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनों को साथ में
इंटरचेंज सुविधा प्रदान करते हुए जोड़ने वाली है। दिल्ली मेट्रो अपने विस्तार के चौथे चरण के तहत 65 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार कर रही है। इन नए गलियारों के मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। आज 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। सो कुल मिलाकर 20.7 किलोमीटर की ये सड़कें, 20.7 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, जिसके ऊपर 8,400 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसकी मंजूरी दी गई है। इससे पहले भी 2019 में 3 कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। एरो सिटी तुगलकाबाद, आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी एंड वेस्ट, जनकपुरी वेस्ट तक थी और मजलिस पार्क तक, मजलिस पार्क से मौजपुर, ये तीसरा मजलिस पार्क से मौजपुर। इनके ऊपर भी काम चल रहा है लगभग 24,950 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट भी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट आज मंजूर हुए हैं, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, इसको भी सन 2029 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन में कमी आएगी, फॉसिल फ्यूल की बचत होगी, यानी कि विदेश से फॉसिल फ्यूल नहीं लाना पड़ेगा, कम लाना पड़ेगा। नागरिकों के यातायात में समय की बचत होगी और सुविधा भी मिलेगी। और ट्रैवल कॉस्ट, जो खर्चा आता है, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। कुल मिलाकर ईज ऑफ लिविंग इससे बढ़ने वाला है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य मशहूर समाज सेविका और लेखिका सुधा मूर्ति को शपथ दिलवाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च को सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। आज दोपहर करीब 11:30 बजे से संसद भवन से इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। पच्चीस नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर नए अपाचे स्क्वाड्रन के साथ भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय सेना की एविएशन कोर ने बुधवार को 25 नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अलावा पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना शुक्रवार को जोधपुर में एक नए ALH ध्रुव लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। Induction of 9 Mark III soon will give added teeth to the force levels of the Coast Guard and the Coast Guard's capability. The capability of the helicopter is very, very immense, and the many significant operations have been undertaken by the ALH Mark III helicopters, including conduct of search and rescue by night, which was the first of its kind ever in the history of the Indian Coast Guard, and recent operation of rescuing 50 personnel from an oil rig off the coast of Gujarat during the cyclone Biparjoy would not have been possible but for the ALH Mark III aircraft. So this entire program involves a lot of upgradation of the armament system,
the sighting system, night vision capability, the automatic target tracker, fire control system. These are the systems which are required to be added in the existing fleet of vehicles which were not having night fighting capability. Most of our procurement is through MSME. More than 40 to 45% of our procurement, our supplies come from MSME industries only. कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ हमने ये काम किया है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा इस डायरेक्शन में कि हम नए प्रोडक्ट पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर बना सकें। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार की शाम भाजपा की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई। इसमें बीजेपी के 72 उम्मीदवारों के नाम हैं। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में 16 राज्य और 2 यूटी से 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए थे। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन आसनसोल सीट से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। हम बता दें कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज भारत पहुंचेंगे। ये उनका 5 दिवसीय दौरा होगा। 15 मार्च को यानी कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इस दौरान उनका विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। भूटान के प्रधानमंत्री भारत यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत भूटान के बीच मित्रता के अनुकरणीय संबंध हैं। ये संबंध विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ पर आधारित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस अवसर पर मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपून और प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ भी उपस्थित रहे। विभिन्न मार्चिंग टुकड़ियों में भारतीय नौसेना का दस्ता भी शामिल रहा। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में मॉरिशस ने इसी दिन को राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए चुना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर गांधी जी को याद किया। राष्ट्रपति ने पोर्ट लुइस में अप्रवासी घाट और अंतर्राष्ट्रीय दासता संग्रहालय में मॉरिशस के पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत मॉरिशस के लोक सेवा आयोग और भारत के संघ लोक सेवा आयोग के बीच समझौता किया गया है। दूसरे समझौते में भारत और मॉरिशस के बीच दोहरे कराधान समझौते में संशोधन शामिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गिफ्टी सिटी और मॉरिशस के वित्तीय सेवा आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो और मॉरिशस के स्वतंत्र भ्रष्टाचार वित्तीय अपराध आयोग के बीच एक समझौता किया। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा हुई, जो लोकतंत्र और कानून के शासन में निहित सामान्य मूल्यों पर आधारित हैं। साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में उनकी सरकार वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रही है। इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्ग को सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त
हो सकेगी। साथियों, आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है, वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया में सहकारिता से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ है और सहकारिता के माध्यम से ही राजस्थान के लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनकी सरकार सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक प्लेटफॉर्म से ग्रामीणों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। सहकारिता आंदोलन इस देश में आजादी के पूर्व का आंदोलन है और दुनिया के अगर सहकारिता आंदोलन के इतिहास को हम देखते हैं तो सहकारिता आंदोलन से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ है। कई देशों की तो आर्थिक धुरी ही सहकारिता आंदोलन पर टिकी हुई है। मुझे खुशी है कि हम सब गौरवान्वित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता विभाग बनाया। सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री जी को दी। इससे लगता है कि सहकारिता आंदोलन इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और बात खेल जगत की। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। विश्व की नंबर 11 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जर्मनी की वाई वो लीन को शुरुआती गेम में 21-10 से हराकर शानदार शुरुआत की थी। मुकाबला पूरा हो पाता उससे पहले ही जर्मनी खिलाड़ी वाई वो लीन चोटिल हो जाने से मुकाबले से हट गई थी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु का सामना दक्षिण कोरिया की ऑन से यंग से होगा। उधर महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्तो की जोड़ी का मैच चीन की झेंग यू और झांग शुजियान से होने वाला है। हम बता दें कि कल बर्मिंघम में भारतीय जोड़ी ने हांगकांग की येउंग नगातिंग और येउंग पुई लाम को सीधे सेटों में 21-13, 21-18 से पराजित कर दिया था। लक्ष्य सेन भी पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने डेनमार्क के मैनसस जोहिन्सन को 21-14, 21-14 से हराया है, लेकिन प्रियांशु राजावत को इंडोनेशिया के चीको और औरा से हार का सामना करना पड़ा है।
मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।